अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से बेशुमार सलामती और रहमत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बच्चों, आज चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट के लेक्चर नंबर 7 के साथ मैं हाजिर हूँ। और आज का हमारा जो है अपना टॉपिक वो है डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के फॉर्मेशन में अगर कोई गड़बड़ पैदा हो जाए, स्केलेटन की फॉर्मेशन मतलब उसके जो कंपोनेंट्स हैं, अगर उनमें कोई खराबी पैदा हो जाए तो उसको आप क्या बोलते हो? डिफॉर्मिटीज इन स्केलेटन या डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन। डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन, ठीक है जनाब। तो ह्यूमन स्केलेटन सपोर्ट्स एन अपराइट बॉडी। तमाम जानवरों का अगर आप स्केलेटन देख लें तो वो सब अपने चार पांव पर चलते हैं। तो चार पांव पर चलने यानी उनका जो स्केलेटन है वो बॉडी को अपराइट नहीं रखता, उनके वो बॉडी को जमीन के पैरेलल रखने की कोशिश करता है उन लोगों का जो स्केलेटन है, ठीक है। लेकिन हमारा जो ह्यूमंस का जो स्केलेटन है, ह्यूमंस का स्केलेटन बॉडी को अपराइट पोजीशन में सपोर्ट करता है। तो ह्यूमन का स्केलेटन, ह्यूमंस दो पांव पर चलते हैं और उसकी बॉडी को अपराइट रखे हुए है, अपराइट रखे हुए है, ठीक है बच्चों। समटाइम्स आवर स्केलेटन सिस्टम बिकम्स वीक। किसी वक्त हमारा स्केलेटन सिस्टम बड़ा वीक हो जाता है एंड रिजल्ट्स इन डिफॉर्मेशंस, रिजल्ट्स इन डिफॉर्मेशंस। तो पता लगा कि हमारे स्केलेटन सिस्टम में कोई डिफॉर्मेशन पैदा हो जाती है, उसके अंदर कोई वीकनेस हो जाती है। एक मिनट जरा मैं इसकी आवाज थोड़ी सी ऊंची कर लूं। डन बच्चों। तो समटाइम्स आवर स्केलेटन सिस्टम बिकम्स वीक and results in deformations. The cause of the deformations are variable. अच्छा, अब स्केलेटन की जो बीमारियां हैं, स्केलेटन में जो डिफेक्ट्स हैं, उनके जो कॉज है, उनकी जो वजूहात होती हैं स्केलेटन खराब होने की, वो बड़ी डिफरेंट वजूहात हैं। तो कुछ तो स्केलेटन में जो डिसऑर्डर्स हैं उनकी वजह जेनेटिक होती है। माँ बाप से बच्चों को इनहेरिटेंस में कुछ डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन मिली हुई होती हैं। लो जी, पहली बीमारी जो हम पढ़ रहे हैं जो कि जेनेटिक कॉज जिसका है वो है क्लेफ्ट पैलेट। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, फिर ना कहना कि खबर ना हुई। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इस बच्चे को आप देखो गौर से। बच्चों के किसी वक्त लिप बाहर वाला ठीक होता है, लेकिन अंदर, जिसे हम पंजाबी में तालू कहते हैं, इंग्लिश में पैलेट बोलते हैं, पैलेट रूफ ऑफ द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी की छत, उस छत में, उस रूफ में उधर ये फ्रंट पर थी मैक्सिला बोन। ये मैं आपको दिखाता हूं, ये रही, ये वाली इस बोन को मैक्सिला, जबकि इस बोन को पैलेटाइन बोन्स बोलते हैं। ये जो ग्रीनिश शेड में है, दीज आर पैलेटाइन बोन्स एंड दीज आर मैक्सिला। अच्छा बेटा, अब ये पेयर्ड बोन्स हैं, 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, या लेफ्ट या राइट आप कह लें। जब बच्चे की पैलेट बन रही होती है तो राइट साइड वाली और लेफ्ट साइड वाली मैक्सिला
लेफ्ट और राइट से आगे बढ़ते बढ़ते आपस में जुड़ती हैं, आपस में जॉइंट बनाती हैं। इसी तरह पैलेटाइन बोन्स भी आपस में बढ़ती बढ़ती दरमियान में आकर तो फ्यूज हो जाती हैं, और इस तरह मैग्जीला और पैलेटाइन की बैक साइड पर नेजल कैविटी के साथ राब्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है, राब्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्लियर है बेटा? क्लेफ्ट पैलेट वाले में क्या होता है कि उस बेचारे में ये मैग्जीला एंड पैलेटाइन बोन्स फेल टू फ्यूज, दे फेल टू फ्यूज, वो फ्यूज होने में फेल हो जाती हैं, जिसकी वजह से मेरा बच्चा, उस बच्चे की जो, ये देखो, जो पैलेटाइन बोन है और मैक्सिलरी बोन्स हैं, ये आपस में फ्यूज नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वो कुछ भी खाते पीते हैं, वो उनका खाने पीने का मटेरियल उनकी नेजल कैविटीज में चला जाता है, और नेजल कैविटीज में पुत्र उनके लंग्स में खाने पीने की चीजें जमा होनी शुरू हो जाती हैं। ज्यादातर फ्लूइड्स होते हैं, क्योंकि इस उम्र का बच्चा जो है वो फ्लूइड्स पर पाला जाता है, तो उसमें लंग्स में जो है वो फ्लूइड्स चले जाते हैं, खाने पीने वाले फ्लूइड्स, जिसकी वजह से उस बच्चे को एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है। क्या हो जाता है मेरा बेटा? एस्पिरेशन निमोनिया। Very important shot. What is cleft palate? It is the condition in which palatine processes of maxilla and palatine bone fail to fuse. तो पैलेटाइन प्रोसेसेस यानी कि वो जो प्रोसेसेस निकलती हैं मैक्सिला और पैलेटाइन की, वो आपस में लेफ्ट और राइट साइड से आकर उन्होंने आपस में फ्यूज होना होता है, दरमियान में वो फेल हो गई, दे हैव बीन फेल टू फ्यूज। The persistent opening between the oral and nasal cavity, अब oral और nasal cavity की opening जो है interferes with the suckling action of that infant. वो बेचारा बच्चा जब दूध पिएगा तो उसके अंदर इंटरफेरेंस होगी, ओरल कैविटी की चीजें निकलकर नेजल में चली जाएंगी, उधर से एपिग्लॉटिस प्रॉपर्ली बंद नहीं होगी, एपिग्लॉटिस को पता नहीं लगेगा कि ये बंदा सांस के जरिए कुछ अंदर लेकर जा रहा है या मुंह के जरिए अंदर कुछ लेकर जा रहा है। तो नतीजा क्या होगा बेटा? लंग्स के अंदर फ्लूइड्स चले जाएंगे, इट कैन लीड टू इनहेलेशन ऑफ द फूड इनटू द लंग्स। उस बीमारी को बोलेंगे एस्पिरेशन निमोनिया। उस बीमारी को क्या बोलेंगे? एस्पिरेशन निमोनिया। डन हो गया? तो ये थी पहली जेनेटिक डिसऑर्डर जिसके अंदर पैलेटाइन और मैक्सिला फेल टू फ्यूज हो गए, फेल टू फ्यूज हो गए, और इस तरह पहली बीमारी हम लोगों ने कर ली है। ले जनाब, अगली बीमारी हमारी है माइक्रोसेफेली। क्या मेरा बच्चा? माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली में आपने देखा होगा वो जो एक फकीर आ जाते हैं जिनका बिल्कुल ही ऊपर से सर जो है वो दबा हुआ होता है, बिल्कुल सर दबा हुआ होता है, वो नॉर्मल साइज स्कल नहीं होता उनका, उनका क्रेनियम अंदर को फिसा हुआ होता है, जिन्हें हम पंजाबी में कहते हैं जी दौले शाह दियां चूहियां आ गई हैं। वो असल में दौले शाह की चूहियां वो डरा देते हैं, वो कहते हैं ये तुम लोगों को शराब दे देगा, मतलब तुम लोगों को बददुआ दे देगा, तो इसको पैसे फौरन दे दो। तो बंदा पूछे अगर उसकी बददुआ में इतना असर होता तो दुआ मांग कर अपने लिए पैसे ना ले लेता। तो बेटा जी एज सच उसको कोई कर्ज नहीं है, कोई किसी की बददुआ नहीं है उस बंदे को भी, ना ही उसकी जुबान में कोई इतना असर होगा। हाँ ज्यादती करोगे तो हो जाएगा, लेकिन ये है कि जनाब फिसे हुए सर वाले लोगों की बीमारी को बोलते हैं माइक्रोसेफेली। क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? माइक्रोसेफेली। तो ये माइक्रोसेफेलिक जो लोग होंगे उनका जो क्रेनियम होता है वो नॉर्मल लोगों से, ये नॉर्मल है अगर, तो ये माइक्रोसेफेलिक है। तो ये देखें, ये नॉर्मल बंदे का सर इतना बड़ा होना चाहिए, उसका सर अंदर को फिसावा होगा। So very important short question. What is microcephaly? It is the small sized skull and it is caused by some genetic defect. It is caused by some genetic defect. Small sized skull. Now the अगली बीमारी आई आर्थराइटिस। बेटा आर्थराइटिस जोड़ की बीमारी, दैट इज जॉइंट्स की बीमारी, और आर्थराइटिस एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस का नाम है।
ग्रुप्स ऑफ डिजीजेस का नाम है, यानी ढेर सारी बीमारियां आर्थराइटिस के अंदर आती हैं और वो सारी रिलेटेड होती हैं किससे? जॉइंट से। इट कवर्स ओवर 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन मतलब अंदर इन्फेक्शन वगैरह हुआ हो, या कोई डीजेनरेटिव डिजीज होती है, मतलब कि जिस तरह हमने देखा था कि वो जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उनके बाहर कार्टिलेजिनस फाइब्रस कैप्सूल है, उसके अंदर वो साइनोवियल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड है, फिर हड्डियों के ऊपर कार्टिलेज की वो एक तह चढ़ी हुई थी, तो वो सारा मिलकर एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और एक साइनोवियल जॉइंट बना रहे थे। लेकिन डीजेनरेटिव डिजीज में हो सकता है वो हड्डियों के ऊपर जो कार्टिलेज की कवरिंग्स हैं वो भुर जाएं, या अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो जाए, साइनोवियल फ्लूइड कोई गाढ़ा हो जाए, तो ये डीजेनरेटिव डिजीजेस हैं दैट डैमेज द जॉइंट्स। एग्जांपल ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियो का मतलब हड्डियां एंड आर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स, तो जॉइंट्स में कुछ गड़बड़ है। इट इज द मोस्ट कॉमन डिजीज अमंग द आर्थराइटिस। तो क्रोनिक आर्थराइटिस जो है ये बहुत ही जबरदस्त एक डिजीज है। क्रोनिक से मुराद बेटा जो 3 मंथ्स से ऊपर प्रोलॉन्ग कर जाए और ठीक ना हो रहा हो, which is degenerative joint disease and also caused by genetic defect। अच्छा, ये जेनेटिक डिफेक्ट से भी हो सकता है। तो ये देख लें, ये एक हेल्दी नी जॉइंट है, हेल्दी नी जॉइंट, ठीक है, साइनोवियल। और ये देखो यहाँ पर ये कार्टिलेज जो कि हड्डियों को कवर कर रहा था उनकी सरफेसेस को कि ये आपस में रगड़ ना खाएं, तो ये देखें ये कार्टिलेज लगा हुआ जो कि कार्टिलेज ने वो कार्टिलेज भुर गया है और जो हड्डियां हैं वो आया हो गई हैं और फिर वो एक दूसरे के ऊपर दे विल ग्रेट अगेंस्ट ईच अदर फॉर्मिंग फ्रिक्शन, और साइनोवियल फ्लूइड भी अंदर गाढ़ा हो जाएगा जिसकी वजह से बड़ी जबरदस्त जॉइंट्स की पेन्स होती हैं। और बेटा जॉइंट्स का काम क्या है? हड्डियों को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन देना। वो बेटा ना तो इंसान टांग बंद करने जोगा ना खोलने जोगा, अजीबो गरीब हालत हो जाती है। अल्लाह की पनाह इन डिजीजेस से। लो जी, कुछ डिजीजेस हार्मोनल कॉजेज से भी होती हैं जी। हार्मोनल कॉजेज से मुराद कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारे अंदर हड्डियों को पुख्तगी देते हैं, हमारे अंदर हड्डियों की मिनरलाइजेशन करते हैं, वो हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट्स के सॉल्ट्स भरते हैं। और अगर वो हार्मोन्स ना हुए तो हमारी हड्डियां उनके अंदर मिनरल्स डिपॉजिट नहीं होंगे, और जब मिनरल्स उनके अंदर डिपॉजिट नहीं होंगे तो अंदर खाली जगह रह जाएंगी और हड्डियां पोरस हो जाएंगी। उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। पोरोसिस से मुराद हड्डियों का पोरस हो जाना, हड्डियों का पोरस हो जाना। लो पुत्र, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस इन विच बोन रिजॉर्प्शन आउट, मतलब बोन के अंदर जो एब्जॉर्ब्ड डिपॉजिट्स होते हैं, जो अंदर जो पेसिस, मतलब पेसिस से मुराद अंदर जो सॉल्ट्स हैं, पेसिस बोन डिपॉजिट्स जो हैं वो हड्डियों से बाहर निकल आते हैं। तो रिजॉर्प्शन आउट पेसिस बोन डिपॉजिट से मुराद के अंदर जो मिनरल्स जो अंदर डिपॉजिटेड हैं वो मिनरल्स की उल्टी कर देती हैं बोन्स, बोन्स मिनरल्स बाहर निकाल देती हैं अपने से। इन दिस केस बोन मास इज रिड्यूस्ड, और इस तरह बोन का जो वजन है वो कम हो जाता है। एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैट्रिक्स रिमेन्स नॉर्मल। अच्छा, अब वो क्या है कि in this case bone mass is reduced and chemical composition of the matrix remains normal। वैसे नॉर्मल, अच्छा केमिकल कंपोजिशन जो है वो तो डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन आपकी किताब में लिखा है रिमेन्स नॉर्मल। लेकिन रिमेंबर दैट के केमिकल कंपोजिशन में कमी आ जाएगी, अंदर से कैल्शियम के सॉल्ट्स जो है वो बाहर निकल आते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मोस्टली अकर्स इन एजेड वुमेन। तो बेटा ये एजेड वुमेन में होती हैं, बेचारी 35 या 40 को क्रॉस करती हैं, तो उनके साथ ये हमलात होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि ओवरीज जो है उनकी वो एस्ट्रोजेंस की मिकदार बड़ी कम कर देती हैं। वाई? विच इज रिलेटेड टू डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन लेवल, विच इज रिलेटेड टू डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन लेवल। तो एस्ट्रोजन लेवल नहीं हुआ
हड्डियों की डीमिनरलाइजेशन हो गई। अदर फैक्टर्स विच में कंट्रीब्यूट इंक्लूड इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, अगर इनसफिशिएंट हम एक्सरसाइज करें, इसके अलावा अगर हम डाइट ऐसी लें जो कि पुअर इन कैल्शियम एंड प्रोटीन हो, और इसके अलावा अगर स्मोकिंग वगैरह करें तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है और हड्डियों की डीमिनरलाइजेशन हो सकती है। अच्छा भाई, इसका एक वो है एक इलाज, तो फिर औरतें कराती हैं ERT। ERT ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज है, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो पुत्र एस्ट्रोजन की जगह उन्हें मुख्तलिफ दवाइयां दी जाती हैं जो कि उनकी हड्डियों को मजबूत करें। ऑफर्स द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑस्टियोपोरोटिक बोन फ्रैक्चर्स। तो अगर उनके बोन फ्रैक्चर भी हो जाती, क्योंकि जब ऑस्टियोपोरोसिस हो तो बोन वीक हुई हुई होती, तो वो उठते बैठते या वॉशरूम में गिर जाने से या सीढ़ियों पर गिर जाने से एकदम हड्डियों में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, क्योंकि हड्डियां बेचारी पोरस थी। तो ये था जनाब ऑस्टियोपोरोसिस। लो जी, अब कुछ न्यूट्रिशनल कॉजेज हैं। कौन सी कॉजेज हैं बेटा? न्यूट्रिशनल कॉजेज। और वो ये है कि अगर हम सही तरह कैल्शियम का इंटेक ना करें तो हमारी बॉडी में अगर इनएडिक्वेट मिनरल्स हों तो नतीजा क्या होएगा बेटा कि कैल्शियम सॉल्ट्स हमारे बोन्स में नहीं है, और जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस इतना खास नहीं भी हुआ, लेकिन हड्डियां नरम अगर पड़ गई हैं, हड्डियां अगर नरम पड़ गई हैं, तो उसकी वजह से कि जब हम उन वेट बियरिंग हड्डियां, यानी कि जो हड्डियां हमारी पूरी बॉडी के वेट को उठाती हैं, फॉर एग्जांपल हमारी थाई बोन जिसको फीमर बोन कहते हैं, जब हम उसके ऊपर वेट डालेंगे तो वो बेटा अपनी शेप लूज कर देगी, वो सी शेप्ड हो जाती हैं। यहाँ पर या तो नीज नॉक करना शुरू हो जाएंगे, या फिर टांगे बिल्कुल बो शेप्ड हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि सी शेप्ड में आ जाएंगी टांगे। तो उसको अगर वो बड़ों में हो तो ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, बुक में मैल्सिया लिखा हुआ, उसको मलेशिया कर लें, MALACIA। तो ऑस्टियोमलेशिया सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स कहलाती है, एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप। It includes a number of disorders in which the bones receive inadequate minerals. Bone को सही minerals नहीं मिले, and in this disease calcium salts are not deposited. बेटा ऑस्टियोपोरोसिस में तो डिपॉजिट हुआ था, डिपॉजिट होकर बाहर निकल गया था। इसके अंदर क्या हुआ है कि हम कैल्शियम के सॉल्ट्स खा ही नहीं रहे और कैल्शियम के सॉल्ट्स डिपॉजिट ही नहीं हो रहे अंदर, एंड हेंस उस मरीज की बोन्स सॉफ्ट और वीक हो जाएंगी, सॉफ्ट और वीक हो जाएंगी। वेट बियरिंग बोन्स ऑफ द लेग्स, तो लेग्स की जिनके ऊपर हमने वेट डालना है, या फिर कोएक्सियल बोन्स ऑफ द पेल्विस, कोएक्सियल बोन्स, दे बेंड एंड डिफॉर्म, उनकी शेप सारी बिगड़ जाती है। द मेन सिम्टम ऑफ दिस, द मेन सिम्टम इज द पेन when weight is put on the affected bones। जब affected bones के ऊपर weight डालेंगे तो बड़ी जबरदस्त पेन होती है, बड़ी जबरदस्त पेन होती है। तो ये देखें जनाब, ये नॉर्मल बोन के हालात है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के बाद देखें कि बोन्स के अंदर डीमिनरलाइजेशन होगी, और ऑस्टियोपोरोसिस में सारे वो अंदर से मिनरल्स जो थे वो बाहर निकल आए हैं, और बोन्स हैवीली पोरस हो गई, बोन्स हैवीली पोरस हो गई। तो ये देखो, ये नॉर्मल बोन से आहिस्ता 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 ये देखें बोन बिल्कुल पोरस होती जाती है। तो मैं आपको इसकी डायग्राम बनानी भूल गया, डायग्राम दिखानी भूल गया था। ये देखो भाई, ये ऑस्टियोमलेशिया, तो ये नॉर्मल बोन है, ये ऑस्टियोमलेशिया की बोन है जो कि हाईली पोरस है, अंदर से मिनरल्स अंदर डिपॉजिट ही नहीं हुए। अच्छा, ये देखो, ये नॉर्मल फीमर बोन है, और ये इसके अंदर खम पड़ गया है, इसके अंदर खम पड़ गया है, इसकी शेप जो है वो चेंज हो चुकी है। तो ये ऑस्टियोमलेशिया में बोन्स की शेप्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। और अगर यही अमल बच्चों में हो तो उसको रिकेट्स बोलते हैं, रिकेट्स। इट इज एन अनदर डिजीज इन चिल्ड्रन विद बोर्ड लेग्स। तो इनकी भी लेग्स जो हैं वो बोर्ड होती हैं, सी शेप बन जाती हैं, एंड डिफॉर्म्ड पेल्विस,
उनकी पेल्विस भी डिफॉर्म्ड होती है, यानी कोएक्सियल बोन्स. It is caused by deficiency of calcium in diet or vitamin D deficiency. It is treated by vitamin D fortified milk. बेटा ऐसा डब्बे का दूध जिसके अंदर खुद जानबूझकर विटामिन डी मिक्स किया हो, उसको फोर्टिफाइड मिल्क बोलेंगे. फोर्टिफाइड मिल्क से मुराद कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स तो उसके अंदर हैं ही हैं, इंसान ने आर्टिफिशियली भी कुछ केमिकल्स उसके अंदर ऐड किए हुए हैं. तो जिस मिल्क में आर्टिफिशियली केमिकल्स वगैरह हम लोग ऐड करेंगे उसको फोर्टिफाइड मिल्क कहेंगे. तो फिर बेटा डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि इसको विटामिन डी वाला मिक्स, यानी जिसमें विटामिन डी मिक्स हुई हुई हो, वो फोर्टिफाइड मिल्क पहनाएं, और पहनाएं कह रहा हूँ, पिलाएं. और इसकी स्किन को सुबह सुबह की ठंडी धूप दिलवाएं टुवर्ड्स द सनलाइट, क्योंकि सनलाइट पड़ने से आपकी स्किन के अंदर एक केमिकल विटामिन डी में खुद ब खुद चेंज हो जाता है. तो सनलाइट इतनी जरूरी है. इसलिए जो इंग्लिश लोग हैं वो बीचों पर जाकर अपने आप को फुल टाइम सनलाइट के अंदर बास्क करते हैं और वो सन बाथ्स लेते हैं ताकि उनके अंदर विटामिन डी बन सके. लो जी, अगली बीमारी है जी डिस्क स्लिप. क्या मेरा बच्चा? डिस्क स्लिप. लो बच्चों, ये देखो, ये भी था नॉर्मल और ये रिकेट्स या ऑस्टियोमलेसिया. तो ये देखें, ये उनकी हड्डियां टेढ़ी हो गई हैं. तो ये बोर्ड लेग्स इनको बोलेंगे. क्या बोलेंगे बेटा? बोर्ड लेग्स. और इसकी वजह से इनके जो हैं वो अपना नीज जो हैं वो आपस में नॉक करना शुरू कर देते हैं. तो ये देखें जी बेटा, ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, एक वर्टिब्री, दूसरी वर्टिब्री, सॉरी वर्टिब्रा, दूसरा वर्टिब्रा, तीसरा वर्टिब्रा, इन तमाम वर्टिब्री के दरमियान पुत्र एक जॉइंट लगा हुआ है, एक डिस्क पड़ी हुई है. उस डिस्क को इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं. इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं. इंटरवर्टिब्रल डिस्क के 2 पार्ट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं. एक है बाहर वाली बाउंड्री, इसको बोलेंगे एन्युलस फाइब्रोसिस. ये बड़ा सख्त होता है. डन. लेकिन पुत्र दरमियान में एक बॉल शेप्ड फ्लूइड से भरा हुआ एक रीजन है. बॉल शेप्ड एक फ्लूइड से भरा हुआ रीजन है. उसको कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस. क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? न्यूक्लियस पल्पोसिस. बेटा अल्लाह की इंजीनियरिंग है मेरा बच्चा. जब कोई वजन पड़ता है ना बैकबोन पर, तो मेरा बेटा एन्युलस फाइब्रोसिस एक ठोस सपोर्ट देता है, जबकि न्यूक्लियस पल्पोसिस एक शॉक एब्जॉर्बर है. ये अपने ऊपर दब बर्दाश्त करता है. ये अपने ऊपर जो पड़ने वाला प्रेशर है वो फ्लूइड की वजह से अंदर अपने ऊपर बर्दाश्त करता है. और इस बैकबोन में थोड़ी बहुत एक लचक सी आ जाती है, यानी कि हड्डियों को तंग होने नहीं देता. तो ये अपने ऊपर भार को बर्दाश्त करता है, जबकि एन्युलस फाइब्रोसिस बड़ा टफ होता है. बेटा किसी रॉन्ग मूव की वजह से या बेंडिंग हालत में, कि आप हालत रुकू में हो और आपने कोई वजन उठा लिया है, ऐसी सूरत में क्या होता है कि अगर दब ज्यादा पड़ जाए, तो पुत्र न्यूक्लियस पल्पोसिस पर अगर ज्यादा वो पड़ जाए, अपना बोझ पड़ जाए, तो एन्युलस फाइब्रोसिस में एक छोटी सी दरार आ जाती है. और न्यूक्लियस पल्पोसिस पुत्र चूंकि उसके अंदर फ्लूइड है, उसको जहां जगह मिलेगी वो उस तरफ को जाएगा. तो बेटा इसकी शेप बिगड़ जाती है. और क्या होगा कि ये मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखें, ये है अंदर वाला न्यूक्लियस पल्पोसिस और बाहर वाला है एन्युलस फाइब्रोसिस. तो एन्युलस फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसिस पर जब बोझ ज्यादा जरूरत से पड़ेगा, तो ये देखो मेरा बच्चा, ये नॉर्मल हालत है. अच्छा, ये इस डिस्क की बैक साइड पर ये स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड से ये निकल रही हैं नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स. तो ये देखो पुत्र, न्यूक्लियस पल्पोसिस की डिफॉर्मेशन हो गई. न्यूक्लियस पल्पोसिस एन्युलस फाइब्रोसिस को पीछे करके इसको फाड़ कर जाकर तो किसी नर्व पर जब टच करना शुरू होता है, अल्लाह अकबर, तो उस वक्त इतनी दर्द होती है. ये मेरे साथ प्रॉब्लम है.
तो मुझे साल में 3 या 4 दफा इसकी दर्द स्टार्ट होती है पुत्र। शियाटिका की पेन हो जाती है, मेरा पूरा बटाक, मेरी पूरी थाई, मेरी पूरी काफ और मेरे पांव के अंगूठे तक दर्द करती हैं। ना मुझसे बैठा जाता है, ना मुझसे उठा जाता है, ना चला जाता है। तो वो फिर मैं एक्सरसाइजेस कर करके इसको कुछ अंदर की तरफ करने की कोशिश करता हूँ कि अंदर चली जाए। लेकिन चूंकि अभी तक मुझे क्रॉनिक नहीं है, मतलब कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए ये पेन आती है, उसके बाद चली जाती है। लेकिन क्रॉनिक केसेस में फिर इसकी सर्जिकली इसको सर्जरी करके तो इस डिस्क को रिमूव करके आर्टिफिशियल डिस्क अंदर डाल दी जाती है। तो जो है मेरे बच्चों, तो इसको बोलते हैं डिस्क का स्लिप हो जाना। तो डिस्क का स्लिप हो जाना क्या कहलाता है? मैंने अभी आपको बताया है कि डिस्क का स्लिप क्या है, कि डिस्क स्लिप तब होती है जब आप इसके ऊपर ज्यादा बोझ डालो। तो बोझ डालने से न्यूक्लियस पल्पोसिस पर जब बोझ पड़ता है तो वो और एनुलस फाइब्रोसिस क्रैक करता है। तो क्रैक करने से न्यूक्लियस पल्पोसिस बाहर को प्रोट्रूड करता है, और जब वो प्रोट्रूड करता है तो वो पीछे स्पाइनल कॉर्ड को तंग कर या उससे निकलने वाली स्पाइनल नर्व को तंग कर, और उससे ऐसी ऐसी पेन की सेंसेशंस पैदा होती हैं कि खुदा की पनाह। Each intervertebral disc is a cushion-like pad composed of an inner semi-fluid nucleus pulposus, which acts as a rubber ball to give a disc its elasticity and compressibility, के अपने ऊपर compressions को बर्दाश्त करता है, and strong outer ring of fibrocartilage, जो कि it is a type of connective tissue. That fibrocartilage is called annulus fibrosus. तो मेरा बच्चा बाहर वाला हिस्सा annulus fibrosus, जो कि डार्क पिंक में आप लोग देख रहे हो, और अंदर वाला हिस्सा लाइट पिंक वाला कैटस न्यूक्लियस पल्पोसिस। लो जी, नेक्स्ट आ रहा है the annulus fibrosus holds together successive vertebrae. तो बेटा वो जॉइंट बनाएगा एनुलस फाइब्रोसिस। अच्छा जी, the discs act as shock absorber during walking, jumping, running, and to lesser extent bend laterally. मतलब साइड वाइज बेंडिंग में भी अगर हमें बैकबोन में कोई दर्द नहीं हो रही तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की जो डिस्क है वो प्रॉपरली काम कर रही है वॉकिंग रनिंग के दौरान और साइड वाइज बेंड करते हुए। सिवियर एंड सडन फिजिकल ट्रॉमा, मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ है, टू स्पाइन्स, स्पाइनल यानी स्पाइन कहते हैं बेटा बैकबोन को। फॉर एग्जाम्पल बेंडिंग फॉरवर्ड, ये मेरे साथ क्यों हुआ था, मैंने ना हालत रकू में मैं खड़ा हुआ अपने छोटे बेटे को उठाने के लिए, और जैसे ही मैंने बेटे को उठाया, बेटा आज से कुछ 4 साल पहले की बात है, तो बस वो फिर डिस्क स्लिप हो गई। बेंडिंग फॉरवर्ड while lifting heavy object may result in herniation. बेटा अगर कोई चीज अपनी जगह छोड़कर इर्द गिर्द इलाकों में घुसने की कोशिश करें तो उसको बोलोगे कि ये हर्निएशन हो गई। हर्निएशन क्या है? हर्निएशन है कि अपना इलाका छोड़कर इर्द गिर्द को प्रोट्रूड आउट करना, इसको हर्निएशन कहते हैं। रिजल्ट इन हर्निएशन ऑफ वन और मोर डिस्क, उससे क्या होगा? The herniated disc, which is commonly called slipped disc, usually involves a rupture of annulus fibrosus. Annulus fibrosus को उसने rupture किया, उसमें दरार लाई, followed by the protrusion of the spongy nucleus pulposus, और उसके बाद nucleus pulposus बाहर निकला। अब क्या होगा? If protrusion presses on spinal cord or on spinal nerves exiting from the spinal cord, जो कि spinal cord से बाहर निकल रही है nerves, it will generate severe pain. मैं इसका मरीज हूं, मुझे पता है किस किस्म की दर्द होती है, और even destruction of these nervous structure. और अगर बेटा कोई नर्व कट जाए तो सारी जिंदगी का फॉलेज हो सकता है उस टांग में या उस
जगह का जहां पर वो नर्व जा रही है। वेल, डिस्क स्लिप इज ट्रीटेड विद बेड रेस्ट। फिर पुत्र मैं बेड रेस्ट करता हूं। फिर ट्रैक्शन। ट्रैक्शन किसे कहते हैं बेटा? बॉडी को खींचना। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप ना डंडे के ऊपर हाथ रखकर तो नीचे से पाँव को आपने बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, जिसकी वजह से खिंच पड़ेगी आपकी बैकबोन को और आपकी वर्टिब्री के दरमियान जो 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 जगह है जो कि तंग पड़ने की वजह से न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है वो उस पर दब पड़ी हुई और वो प्रोट्रूड आउट हुआ है, तो वर्टिब्री के दरमियान जरा जगह खुलेगी ट्रैक्शन से। ट्रैक्शन कहते हैं बेटा बॉडी को खींचना, यानी लेग्स और ऊपर सर को ऑपोजिट डायरेक्शंस में खेलना, मतलब खेलने से मेरा हाथ सॉरी खींचना मतलब सर वाले रीजन को ऊपर की जानिब और लेग्स वाले रीजन को नीचे की जानिब खींचना, इसको ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये आपने देखा भी होगा कि किसी वक्त हड्डियों की वार्ड्स में वो उन्होंने टांग को पकड़कर बांध कर, तो वो उस पर काफी मीम्स भी बनती हैं कि बांध कर तो टांग को वो ईंटों के साथ या वेट्स के साथ बांध देते हैं। तो इस बांधने को ट्रैक्शन कहते हैं। और साथ मतलब डॉक्टर्स जो है वो पेन किलर्स देते हैं हैवी किस्म की, तो मैं भी पेन किलर ना खाऊं तो चैन नहीं आता। इफ दिस फेल्स, अगर ये रेस्ट, ट्रैक्शन और पेन किलर ये वाले इलाज अगर फेल हो गए तो फिर बेटा डिस्क में बी रिमूव्ड सर्जिकली। डिस्क में बी रिमूव्ड सर्जिकली। और इस तरह हमारा आज का लेक्चर नंबर 7 इख्तिताम पजीर हुआ। ठीक है, अच्छा जी, लो जी, इसी के साथ ही अपने सर अफजल को मेरा बेटा इजाजत दीजिए। अल्लाह आप लोगों को